गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, यह बुक अपने कंप्लीट हो चुकी है। मतलब पहली बुक के जो 9 चैप्टर है वो पूरे 9 चैप्टर में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। और सेकंड बुक की अपने बात करें, सेकंड बुक है अपने स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस बुक में भी अपने लगभग चैप्टर मेरे पढ़ाए हुए हैं। मात्र चौथा चैप्टर, एक छठवां चैप्टर और एक शायद अपने 8वां चैप्टर, ये 3 चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं। बाकी सेकंड बुक भी आपकी पूरी कंप्लीट आपको पढ़ाई हुई है। तो आज अपने सेकंड बुक जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका अपने जो चौथा चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो भैया, भारत के विदेश संबंध इस चैप्टर में अपने मुख्य रूप से जो चर्चा होगी वो होगी भारत के विदेशों के साथ में, जैसे पाकिस्तान है, जैसे चीन है। मुख्य रूप से इन 2 देशों के साथ में भारत के जो रिलेशन है आज़ादी के बाद में वो किस प्रकार के रहे, किस प्रकार से इनके मध्य तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास हुए, कौन कौन सी इनके मध्य संधियां हुई, इन सभी बातों का अध्ययन अपने इस चैप्टर में करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले बात करते हैं अपने, देखो यहाँ पर भैया अपने इस चैनल पर आपको जो भी चैप्टर है वो चैप्टर आपकी बुक के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। और जैसे मान लो ये मैंने आज आपको पढ़ा दिया, जैसे ये आज की क्लास पूरी हुई तुरंत आपको वीडियो में ही इसके क्या लिखा दिए जाएंगे, नोट्स भी लिखा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। देखो 1947 ईस्वी तक भैया भारत क्या था, एक उपनिवेश था। भारत क्या था, एक उपनिवेश था। उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश का मतलब हो गया एक ऐसा देश जिसके ऊपर किसी दूसरे ताकतवर देश का अधिकार हो, किसी दूसरे देश के द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता हो। जैसे भारत है भैया, भारत के ऊपर किनका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। भारत के ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था। तो 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक भारत क्या था, एक औपनिवेशिक देश था। और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। आजाद होते ही भैया अपने भारत की जो विदेश नीति थी वो किस प्रकार की रही, उसी के बारे में अपने चर्चा करने जा रहे हैं। जिस समय भैया अपने भारत आजाद हुआ था, मतलब 15 अगस्त 1947, उस दौरान या उस समय भारत की आजादी के दौरान विश्व राजनीति में कई घटनाएं घटित हो रही थी। कौन कौन सी घटनाएं थी? जैसे उसी वक्त कौन सा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था, भारत के आजाद होने से कुछ वर्षों पहले ही कौन सा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था। इसी समय भैया भारत के आजादी के समय ही अपने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण भी हुआ था। आजादी के समय का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि 1947 में ही, मतलब इसके आसपास में इसी दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण भी हुआ था जिसको अपने यूएनओ बोलते हैं और जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, फर्स्ट बुक में अपने ये पूरा चैप्टर डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। इसी दौरान भैया अपने भारतीय राजनीति में एक युद्ध भी चल रहा था जिसकी अपने डिटेल से चर्चा पहले भी कर चुके हैं। और वह युद्ध कौन सा था? शीत युद्ध था, जो अमेरिका और यूएसएसआर के मध्य अर्थात सोवियत संघ के मध्य चल रहा था। इसके ऊपर अपने फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट है जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इसी दौरान भैया अपने भारत विश्व जो था वो 2 खेमों में भी बढ़ चुका था। 2 खेमे कौन से? एक खेमा तो था पूंजीवादी देशों का अर्थात अमेरिका, और दूसरा खेमा था साम्यवादी या समाजवादी देशों का अर्थात सोवियत संघ का। कहने का मतलब है कि जब भारत आजाद हुआ था, भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत के स्वतंत्र होने के समय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी उसमें इस प्रकार की घटनाएं क्या कर रही थी, चल रही थी। 1947 में भैया भारत आजाद हो गया। और आजादी के समय से ही अपने भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1946 से लेकर 1964 ईस्वी तक के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे और मई 1964 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर बात करेंगे अपने भारत की विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था, उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने क्या किया भारत की विदेश नीति के लिए। तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ही भारत के क्या थे, विदेश मंत्री भी थे। मतलब आज़ादी के समय जो दोनों पद थे, प्रधानमंत्री की पोस्ट और विदेश मंत्री की पोस्ट, दोनों ही पोस्ट जो थी वो किसके पास थी, अपने जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अपने जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने अपने जो विदेश नीति अपनाई, भारत की जो विदेश नीति अपनाई, इस विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भैया, इसीलिए मैंने यहाँ पर वेरी मोस्ट लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेश नीति अपनाई, उस विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य था अपने संप्रभुता को बनाए रखना, संप्रभुता को बचाए रखना। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर पहला उद्देश्य क्या था, अपने संप्रभुता को बचाए रखना। किसकी संप्रभुता, भारत की संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब हो गया अपने देश की सीमाओं के भीतर कुछ भी करने के लिए क्या होना, स्वतंत्र होना, आजाद होना। मतलब किसी के अधीन ना होना, किसी के अधीन गुलाम ना होना, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करना। तो भारत की विदेश नीति का जो पहला उद्देश्य था वो क्या था कि भारत को जो संप्रभुता प्राप्त हुई है, उस संप्रभुता को हमें हर हाल में क्या करना है, बचाए रखना है। हमें अब किसी की दूसरे का गुलाम नहीं होना है। दूसरा जो उद्देश्य था वो था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता किसकी, भारत के अंदर जो अलग अलग राज्य थे, उन अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति थी, उनका जो रहन सहन था, उनकी जो एक प्रकार से परंपराएं थी, उन सभी को एक साथ लेकर चलना, संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत बनाए रखना। मतलब ऐसा नहीं कि भारत के टुकड़े हो जाए, इसलिए संपूर्ण भारत या जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक अखंड भारत बनाए रखना। और तीसरा जो उद्देश्य था वो क्या था, तेज रफ्तार से क्या करना, देश का आर्थिक विकास करना। जब भारत आजाद हुआ था भैया, आजाद होते समय एक प्रकार से कहे, देखो आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहता था। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि भैया यहाँ पर भारत में प्राचीन समय में काफी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये सब थे। इसी वजह से तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भारत में आए थे। विदेशियों ने आक्रमण भारत में इसीलिए किया था, क्यों, क्योंकि भारत जो था वो एक प्रकार से धनी संपन्न राष्ट्र था। लेकिन लास्ट तक आते आते 1947 ईस्वी तक आते आते भारत जो है वो आर्थिक रूप से क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था, आर्थिक रूप से कंगाल हो गया था। तब जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी जो विदेश नीति अपनाई, उसमें तीसरा जो उद्देश्य उन्होंने दिया था वो दिया था देश का क्या करना, आर्थिक विकास करना। मतलब भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना, और वो भी कैसे, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब ये जो विदेश नीति थी भैया भारत की, या नेहरू के द्वारा जो विदेश नीति अपनाई गई थी, इसके जो 3 उद्देश्य थे, इन 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी, या भारत के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी। उसको बोलते हैं अपने गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता, देखो इसके बारे में आपको फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर डिटेल से मेरा समझाया हुआ है, अच्छी तरह से वहां पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर अपने ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, बस मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा। गुट निरपेक्षता क्या होती है, देखो सीधी सी बात ध्यान रखो भैया। गुट निरपेक्षता, इसके 2 टुकड़े करो, गुट प्लस निरपेक्ष, अर्थात गुटों से क्या रहना, अलग रहना, वही क्या है, गुट निरपेक्षता। अब गुट कौन से, तो गुट यहां पर कौन से गुट माने जाएंगे, ऐसे गुट जो किस आधार पे बने हैं, सैन्य आधार पर बने हैं। मतलब जिन गुटों का निर्माण सेना के आधार पर हुआ है, जिन गुटों का निर्माण सैन्य आधार पर हुआ है, सैनिक आधार पर हुआ है, ऐसे गुटों से अपने आप को क्या रखना है, अलग रखना है। वही नीति क्या कहलाएगी, गुट निरपेक्षता। जैसे शीत युद्ध के दौरान भारत ना तो सोवियत संघ में शामिल हुआ था और ना ही भारत अमेरिका की तरफ गया था। मतलब ना तो नाटो में शामिल हुआ, ना ही वार्सा पैक्ट में शामिल हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों ही गुट कैसे आधार पे बने थे, सैन्य आधार पे बने थे। तो गुट निरपेक्षता क्या है, ऐसा कोई भी गुट जिसका आधार कैसा हो, सैन्य हो या सैनिक हो, उसमें शामिल न होने की नीति क्या कहलाएगी, गुट निरपेक्षता। क्लियर है।
अब देखो, जो भारतीय विदेश नीति थी, उस विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन भारत के कुछ नेता, कुछ ऐसी पार्टियां थी जो ये चाहती थी कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीतियां नहीं अपनाए, भारत अमेरिका का पक्ष ले। जैसे नेताओं में बात करें तो अपने भीमराव अंबेडकर ये चाहता था कि भारत जो है वो अमेरिका का पक्ष ले, क्योंकि अमेरिका पावरफुल देश था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी थी। तो अंबेडकर ये चाहता था कि भारत जो है वो भी किसके साथ में मित्रता कर ले, अमेरिका के साथ में कर ले। इसके अलावा कुछ पार्टियां भी थी, जैसे आपकी भारतीय जनसंघ पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ये पार्टियां जो थी ये भी ये चाहती थी कि भारत किनका पक्ष ले, अमेरिका का पक्ष ले। इन दोनों पार्टियों के बारे में भी ये अपने डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। ये भी भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में हुई थी और स्वतंत्र पार्टी जो है इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। दोनों ही पार्टियां क्या चाहती थी कि भारत किसका साथ ले, अमेरिका का साथ ले। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आपको पूछा जा सकता है। लेकिन भारत जो है, इस भारत ने किसी भी गुट का पक्ष नहीं लिया। भारत ने ना तो नाटो का पक्ष लिया और ना ही वार्सा पैक्ट का पक्ष लिया। ये नाटो और वार्सा पैक्ट क्या है भैया? शीत युद्ध के दौरान बने दो सैनिक गुट है, जिसमें नाटो की स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में और वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी 1955 में। आपको बताया हुआ है, सारा पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। नाटो जिसका पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। और वार्सा पैक्ट 1955 में नाटो बनाया था अमेरिका ने, वार्सा पैक्ट बनाया था सोवियत संघ ने। तो भारत जो है वो इन दोनों में से किसी भी गुट में क्या नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। भारत ने संतुलन साधने का प्रयास किया, मतलब भारत इनमें शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन भारत ने क्या किया, इन दोनों गुटों में संतुलन साधने का प्रयास किया। मतलब इनमें आपस में सहयोग, आपस में समन्वय, आपस में संधि करवाने का प्रयास किया। भारत ने कहा कि मैं आप दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आपस में संधि कर ले, आपस में समन्वय कर ले, आपस में मित्रता कर ले। भारत ने जो सही बात थी उसको सही ठहराया और गलत जो था उसको गलत कहा। जैसे 1956 ईस्वी में भैया ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर किसके ऊपर आक्रमण किया था? मिस्र के ऊपर आक्रमण किया था, जिस बात का भारत ने खुले आम पर क्या किया, विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि यह सरासर क्या है, गलत है। इसके अलावा सोवियत संघ जो था, इस सोवियत संघ ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? हंगरी के ऊपर आक्रमण किया था। इस बात का विरोध भी किसने किया था? भारत ने विरोध किया था। कहने का मतलब है कि भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, उस गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत या भारत ने अपनी विदेश नीति के तहत सही को सही कहा, गलत को गलत कहा। भारत ने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया। अगला पॉइंट आता है भैया एफ्रो एशियाई एकता। एफ्रो एशियाई एकता, एफ्रो एशियाई एकता का मतलब अफ्रीका और एशिया महाद्वीप जो है, इन दोनों महाद्वीपों के मध्य जो एकता कायम हुई, इन दोनों महाद्वीपों के देशों के मध्य जो संबंध कायम हुए, वही क्या है, अपने एफ्रो एशियाई एकता। क्लियर है? देखो क्योंकि अपने देखो यहां पर मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति में शामिल जो अधिकांश देश थे वो कौन से थे? या तो एशिया महाद्वीप के थे या अफ्रीका महाद्वीप के थे। जैसे अपने बात करें गुटनिरपेक्षता में शामिल देशों की 5 संस्थापक सदस्य देश, पहले चैप्टर में अपने चर्चा की थी। भारत है, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, ये 5 क्या थे? संस्थापक सदस्य देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो देखो एफ्रो एशियाई एकता क्या है? एशिया और अफ्रीका के जो 9 स्वतंत्र देश थे उनके मध्य जो एक प्रकार से एकता, सहयोग, समन्वय की जो भावना है, उसी को अपने एफ्रो एशियाई एकता के नाम से जाना जाता है। देखो भैया, भारत ने आज़ादी से पहले, आज़ादी कब हुई थी भारत की? 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी से लगभग 4-5 महीने पहले ही भारत ने मार्च 1947 में और एशिया और अफ्रीका के देशों में एकता कायम करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन भी किया था, जिसका नाम था एशियाई संबंध सम्मेलन। ये किसने आयोजित किया था? भारत ने किया था। अच्छा क्वेश्चन है भैया, एशियाई संबंध सम्मेलन, जिसको अपने दूसरे शब्दों में कहे एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कब हुआ था? मार्च 1947 में। किसके द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के मध्य संबंध कायम करने के लिए। इसके अलावा 1955 में भी एक सम्मेलन भी हुआ था, जिसको अपने बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इसी सम्मेलन से अपने किसकी नींव पड़ी थी? गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी थी। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, इसकी नींव जो है
या इसका प्रारंभ जो है वो कौन से सम्मेलन से हुआ था, इसी बांडुंग सम्मेलन से हुआ था, और इसी से गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रारंभ हुआ था। और पहला जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। इसके अलावा दूसरा कब हुआ, 7वां कब हुआ, 19वां कब हुआ, ये सभी बातें में जो है वो आपको फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से मेरी समझाई हुई है। ओके, अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट अपने और रह गया है जो काफी मोस्ट है, कई बार अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या है भैया, अपने भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 में है अपने नीति निर्देशक तत्व है, समझ रहे हो। देखो 36 तक तो क्या हो गए अपने मूल अधिकार, अनुच्छेद 36 तक मूल अधिकार हो गए, 36 से लेकर 51 तक क्या है अपने नीति निर्देशक तत्व है। तो अपना जो अनुच्छेद 51 है जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब विश्व के मध्य शांति कायम करने और आपस में सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है। और इस अनुच्छेद 51 में और भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ और भी बातें कही गई हैं, जो कौन सी है। पहली बात तो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। मतलब संपूर्ण विश्व में शांति कायम रहे, संपूर्ण विश्व को सुरक्षा प्रदान की जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। हिंसा, मारपीट, युद्ध वगैरह, महायुद्ध वगैरह इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। दूसरी बात यह कही गई है कि राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए। मतलब 2 या 2 से अधिक जो राष्ट्र है, जो विदेश है, उन विदेशों के मध्य या देशों के मध्य जो संबंध है वो कैसे होने चाहिए, न्याय संगत होने चाहिए, भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करने चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की संस्कृति का, एक दूसरे के प्रतीकों का, एक दूसरे की कानूनों का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनको मध्यस्थता से निपटाना चाहिए। मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है और वो निपटने में नहीं आ रहा है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में यह कहा गया है कि इसके लिए हमें मध्यस्थता अपनानी चाहिए। मतलब किसी दूसरे को बीच में ले लो। अरे जैसे मान लो 2 व्यक्तियों के मध्य झगड़ा हो गया, अब इसका निपटारा कैसे करना है, इसके लिए एक काम करो, कोई तीसरे व्यक्ति को बुला लो, वो सही से फैसला कर देगा। तो यहीं पर यह बात भारत कह रहा है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उसको आप लड़ाई के माध्यम से ना निपटाकर किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता के माध्यम से उसको निपटाने का क्या करो, प्रयास करो। इसके अलावा जो संधि, बाध्यताएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून जो है उनका भी हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ और इसमें लिखो, थोड़ा सा स्पीड से लिखना है। 1947 ईस्वी तक भारत एक उपनिवेश था और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी या दासता से भारत स्वतंत्र हुआ। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उसी दौरान विश्व राजनीति में कुछ घटनाएं घटित हो चुकी थी, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ का बनना, शीत युद्ध और विश्व के 2 खेमों में बंट जाना। ऐसा कैसा उतार लो। फिर आप हेडिंग लगाओ पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। इसमें लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये 1946 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। प्रधानमंत्री के साथ साथ ये भारत के विदेश मंत्री भी थे। फिर आगे हेडिंग लगाओ नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य। तीनों पॉइंट को ऐसे के ऐसे उतार लो, ठीक है। तीनों पॉइंटों को ऐसा का ऐसा उतार लो। फिर हेडिंग लगाओ गुटनिरपेक्षता की नीति और इसमें लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के तहत जो 3 उद्देश्य बताए थे उनको पूरा करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई।
गुटनिरपेक्षता की नीति से आशय है कि किसी भी गुट में शामिल न होना, अर्थात कोई ऐसा गुट जिसका आधार सैनिक या सैन्य हो उसमें शामिल न होने की नीति गुट निरपेक्षता कहलाती है। हालांकि शीत युद्ध के दौरान भारत के कुछ नेता और पार्टियां यह चाहती थी कि भारत अमेरिका के पक्ष में रहे। नेताओं में भीमराव अंबेडकर तथा पार्टियों में भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी अमेरिका का साथ लेने के पक्षधर में थी, लेकिन भारत ने ना तो अमेरिका का पक्ष लिया और ना ही सोवियत संघ का। शीत युद्ध के दौरान मुख्य रूप से दो गुट थे, नंबर 1 नाटो, नंबर 2 वार्सा पैक्ट, नीचे लिखो फिर। लेकिन भारत ने इन दोनों ही गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। हालांकि अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अमेरिका का पक्ष लिया। भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत दोनों खेमों के मध्य सहयोग, समन्वय और संधि कराने का प्रयास किया तथा जब 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तथा सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत ने इनका विरोध किया। हेडिंग लगाओ एफ्रो एशियाई एकता। इसमें लिखो एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों में जो आपसी सहयोग, समन्वय और एकता कायम हुई उसे ही एफ्रो एशियाई एकता के नाम से जाना जाता है। भारत ने मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन, जिसे एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, किया। एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों में एकता कायम करने के लिए ही 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ, जिसके द्वारा गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी और पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अब आप हेडिंग लगाओ अनुच्छेद 51, या यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लो भैया। अनुच्छेद 51 में वर्णित, देखो जो क्वेश्चन अपने आया हुआ है, अपने 2-3 बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये चारों पॉइंट ऐसा के ऐसे आप उतार लो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।